लेट द कंट्री डिसाइड, जनता डिसाइड करे। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कहीं भी किसी भी समय राफेल पे डिबेट करने को तैयार हूं। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। राफेल पर राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सीएजी ने कह दिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर साबित करने के लिए इतने उतावले हैं कि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट्स के हवाले से राहुल गांधी उस दिन भी ये दावा करने से बाज नहीं आ रहे थे, राफेल डील 55% सस्ती है जिस दिन सीएजी ने महंगी है, माफ कीजिए, जिस दिन सीएजी ने इस डील को यूपीए सरकार की तुलना में 2.5% से ज्यादा सस्ता बता दिया है। सड़क से लेकर संसद तक, रोड शो से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, जहां भी राहुल को मौका मिलता है वो हमलावर तेवर अख्तियार कर ले रहे हैं। उधर सीएजी की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार राहत की सांस ले रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष का झूठ बेनकाब हो गया है और पीएम को बदनाम करने की राहुल गांधी की साजिश का खुलासा हो गया है। क्या अब ये मान लिया जाए कि राहुल के दावे और आरोपों में दम नहीं है, या फिर अब कुछ ऐसा है जो राफेल डील को संदेहास्पद बनाता है? इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी और अरुण जेटली के बयान सुनवाते हैं जो कि आपको सुनने चाहिए। पूरा आर्ग्यूमेंट मोदी जी का, जेटली जी का, निर्मला सीतारमण जी का था कि एयरफोर्स को हवाई जहाजों की जल्दी जरूरत है और नई डील इसलिए की गई क्योंकि वो एयरफोर्स को हवाई जहाज जल्दी देना चाहते थे। इस नोट में जो डिफेंस मिनिस्ट्री का नोट है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस डील को नेगोशिएट कर रहे थे उनका नोट है, इसमें साफ लिखा है कि इस डील में हवाई जहाज, अंतिम हवाई जहाज 10 साल में आएगा। मतलब इस डील में हिंदुस्तान को हवाई जहाज पिछली डील से देरी में मिलेंगे। कि अंतिम जो दाम फ्रेंच ने ऑफर किया है इस नई डील में वो 55% बेंचमार्क प्राइस से ऊंचा है, मतलब 55% एक्सपेंसिव है। लेट द कंट्री डिसाइड, जनता डिसाइड करे। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कहीं भी किसी भी समय राफेल पे डिबेट करने को तैयार हूं, आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी मांग सिर्फ यह है कि आप कहते हो कोई घोटाला नहीं हुआ, जेपीसी कराओ। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक यह कहती है, और इसको मैं मानता नहीं हूं, मगर यह कह रही है कि 2.5% प्राइस कम हुई है। निर्मला सीतारमण जी तो कह रही थी क्या 9% कहा था, 20%, 9 से 20% कहा था, तो वो तो पार्लियामेंट में झूठ बोल रही है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? टेक्नोलॉजी बेहतर है, मेंटेनेंस बेहतर है, डिलीवरी शेड्यूल ज्यादा टाइट है, एस्केलेशन क्लॉज बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हमें प्रोसीजर जो था, जो झूठ बोला जाता था कि कोई सीसीएस नहीं हुई, डीएसी नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सब उन्होंने कार्रवाई कर ली और सरकार को छुपाने लायक कुछ नहीं था। हमने सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिए थे और सीएजी को भी दे दिए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और ये भी स्पष्ट हो गया, जो प्रतिदिन एक झूठ बोला जाता है, झूठ बोलने वालों का सर पूरे देश के सामने शर्म से झुक जाना चाहिए। इस परिवार की और इस पार्टी की ये परंपरा है। 30 साल पहले जब बोफोर्स के एलिगेशन लगे, HDWD सबमरीन डील के आरोप लगे, उस वक्त की सरकार को, जिसके प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे, तो ये तरीका ढूंढा। वीपी सिंह की साफ छवि थी जैसे मोदी जी की साफ छवि है, तो एक फर्जी अकाउंट सेंट किट्स में उसके बेटे का ढूंढ लो। अकाउंट नहीं मिला तो बना दिया, वो झूठा साबित हो गया। ये वही तरीका है कि आज हर अदालत में रोज कांग्रेस जमाने के कोई ना कोई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं। इसलिए अपनी भ्रष्ट छवि को छुपाने के लिए ईमानदार लोगों पे झूठे सच्चे आरोप लगाओ। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, सीएजी कुछ भी कहे, उसकी परवाह ना करो।
और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करवा दूं। रजनीकांत मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में सदफ जाफर जुड़ेंगी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से। प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस चर्चा में रहेंगे हमारे साथ। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक भी रहेंगे इस पूरी चर्चा में। और इसके साथ ही रंजीत कुमार ग्रुप एडिटर नेशनल वॉइस, आप भी रहेंगे इस चर्चा में हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे ही सवाल करना चाहूंगी रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, क्योंकि बार बार सवाल आप पर उठ रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि 55% महंगी डील है। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है कि राहुल है कि मानते नहीं, तो मैंने उसके आगे एक लाइन जोड़ दिया है कि राहुल है कि कुछ जानते नहीं। ये शीर्षक होना चाहिए था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है और जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस बात को कहा है कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। और उसी परंपरा को माननीय राजीव गांधी भी लेके चलते थे, उसी परंपरा को राहुल जी भी लेके चल रहे हैं। और दिक्कत यह है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। सोचते हैं कि झूठ बोल के हम देश में कोई राजनीति के लिए बवाल खड़ा कर देंगे, कोई ऐसा विषय दे देंगे। लेकिन देश की जनता ये समझ रही है। और जो सिक्रेसी होती है रक्षा विभाग की, इनके चिल्लाने से, इनके शोर करने से, इनके धमकी देने से हम रक्षा विभाग के जो सिक्रेसी होती है उसको वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन स्पष्ट रूप से ये आज सीएजी की रिपोर्ट से कि 2.86 का अंतर है जो इनका आंकड़ा था उससे, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उसे सस्ते में ले रहे हैं। लेकिन इनका एक झूठा आरोप और बीमार की कहानी और पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाते रहते हैं मीडिया के सामने, जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि सदफ जाफर अभी नहीं पहुंची हैं, आज आने में उन्होंने देर कर दी। आज ही देर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सवाल उनसे बन रहे हैं। इसलिए रंजीत जी मैं आपके पास आऊंगी, आप इसे कैसे अब देख रहे हैं? चौकीदार चोर है, ये नारा कांग्रेस ने राफेल से ही निकाला था और कई मौकों पर राहुल गांधी ने खुद इसे बोला भी। अब जब ये रिपोर्ट आई है सीएजी की, तो क्या कांग्रेस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं? शुभ्रा, इसको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि पिछले दिनों राहुल गांधी एक अखबार की कुछ के में छपी एक खबर का हवाला देते हुए बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से कुछ अधिकारियों ने इस पर आपत्ति जताई थी इस डील पे, और जो नोटिस थी वो डील के फेवर में नहीं थी। लेकिन उसी अखबार में उन्होंने ये तो जरूर बताया, फिर बाद में भी उन्होंने कोट किया कि अखबार के हिसाब से 41% ज़्यादा महंगी डील हुई है। लेकिन उसी रिपोर्ट में और उसी अखबार में बहुत सारी दूसरी जानकारियां भी है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। वो जब बोलते हैं तो आधा सच बताते हैं और आधा छुपा ले जाते हैं, जबकि कहानी उसी आधे हिस्से में होती है। तो मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये डील हुई है और क्यों इसको लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, उसमें बहुत दम नजर नहीं आता है। इसको भी समझने की जरूरत है। हालांकि इसमें से बहुत सारे आंकड़े जो मैं अभी कोट करूंगा ये मीडिया रिपोर्ट्स पे ही आधारित है और उन रिपोर्ट्स पे आधारित है जिसका जिक्र या जिसका हवाला राहुल गांधी भी देते रहे हैं। हालांकि चूंकि सरकार ने इसकी कीमतों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो खबरें आती रही है उसके हिसाब से किस तरीके से डील हुई जरा उसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो हम कहते हैं प्राइसिंग को लेकर के कहा गया कि ये डील महंगी हुई है। ठीक बात है, डील महंगी हुई है और होती ही है डील इस तरीके से। जब आप 2002 और 2005 में निगोशिएशन शुरू करते हैं और 2016 में डील करते हैं तो समय के साथ कॉस्ट एस्केलेट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब यूपीए की ही सरकार थी 2007 में जब पहली बार कॉस्ट निगोशिएट हुई थी, तो ये सारे और बहुत ऑथेंटिक आंकड़े हैं, भले सरकारी नहीं है, सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से पता लगी हुई जानकारी है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूं ये। और उसी अखबार में इसका जिक्र भी है कि 2007 में जब निगोशिएट किया गया राफेल की डील को, तो पर एयरक्राफ्ट इसकी कॉस्ट थी 79.3 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट, यानी कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत थी 79.3 मिलियन यूरो।
जो कि 2011 में, ये भी यूपीए सरकार ही थी, आप याद रखिए इसको, 2011 में इसकी कॉस्ट एस्केलेट होकर के 100.85 मिलियन हो गई। यानी कि अब सवाल उठता है कि भाई 7 से 11 यानी कि 4 सालों में कॉस्ट एस्केलेट होकर के करीब करीब $20 मिलियन बढ़ गई थी, $20 मिलियन बढ़ गई थी। जबकि नई सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये सौदा किया 2016 में, तो उस हिसाब से तो इसकी कॉस्ट और भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जो रिपोर्ट बता रही है उसके हिसाब से सौदा हुआ, जो 2011 का बेंचमार्क था 100.85 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट, उससे 9% सस्ता 91.7 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट। यानी कि ये जो कोट किया गया था या जो निगोशिएट हुआ था 2011 में, उससे भी $9 मिलियन करीब करीब सस्ता हुआ पर एयरक्राफ्ट। इस बात को याद रखें। ये लेकिन ये बेसिक प्राइस है, ये बेयर बोन, इसको जिसमें बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग है। इसमें किसी तरह की वेपनरी या किसी तरह के एडवांसमेंट या एनहांसमेंट किए गए थे इंडिया स्पेसिफिक, जो भारत की रक्षा जरूरतों के हिसाब से, इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से जो उसमें स्पेसिफिकेशन जोड़े गए, एनहांसमेंट जोड़े गए, और जो उसका कॉस्ट इसमें शामिल नहीं था। ये बहुत बेसिक प्राइस है, बेसिक एयरक्राफ्ट की प्राइस है। कहां एस्केलेट होता है और प्राइस, जब यहां पर, जबकि शुरू में जब ये कहा गया था कि सरकार ने ये दावा किया, निर्मला सीतारमण ने भी दावा किया था कि हमने 9 से 20% सस्ता किया है, तो ये 9%, ये यहां से आंकड़ा आता है कि 100 मिलियन जिसको आपने नेगोशिएट किया था, उसको हमने 91 पॉइंट समथिंग मिलियन यूरो में हमने नेगोशिएट किया, यानी कि 9% हमने सस्ता किया। कहां कॉस्ट एस्केलेट होती है, और अगर ये बात भी कही जा रही है कि ये 40-45% महंगा है, तो उसके पीछे भी एक तर्क है, उसके पीछे भी एक ठोस वजह है, उसको भी समझने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स ने इस राफेल में 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट की डिमांड की थी, मांग की थी कि इसमें 13 चीजों में थोड़े रद्दोबदल करके, बदलाव करके, और इससे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट बनाया जाए। हालांकि वो स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी भी चर्चा कहीं नहीं की गई है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और चूंकि हमारी रक्षा चुनौतियों से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत पब्लिक डोमेन में चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार। कोड वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया गया है इस रिपोर्ट में। और एक सिक्रेसी क्लॉज है वो अलग से। तो कहने का मतलब है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वर्ल्ड, या ये कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग समझते नहीं है या जानते नहीं है या अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारी बातें, भारत की जरूरत है कि चीन और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके जहां हमारे बहुत सारे एयरफील्ड हैं, जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट है, एयरफील्ड है, वहां से हमें कई बार ऑपरेशन अपने शुरू करने की जरूरत होती है। तो हाई एल्टीट्यूड एयरफील्ड से हम ऑपरेट कर सकें, इनिशिएट कर सकें, ऑपरेशन शुरू कर सकें, इसकी क्षमता विकसित करने की जरूरत थी इस एयरक्राफ्ट में। ये एक इनहैंसमेंट थी। हेलमेट में इस तरह के डिस्प्ले लगाने की जरूरत थी ताकि ज्यादा कंट्रोल हो एयर पायलट के पास, और इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि इसमें इस तरह के एडवांस एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और बहुत सारी दूसरी चीजें जो जिसमें कि इंफ्रारेड ट्रैकिंग एंड सर्च डिवाइस और बहुत सारी दूसरी चीजें थी जो कि इसमें लगाए जाने की जरूरत थी, जिसकी मांग इंडियन एयरफोर्स ने की थी। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें चेंज की जानी थी। जब ये बात, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2016 में आई शुभ्रा, ये बात जब पहले निगोशिएशन हो रहा था उस समय भी इसकी डिमांड थी, और उस समय इसकी कॉस्ट, जिसको कि आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के तौर पर फ्रांस ने या यूं कहें कि दसॉ ने इसको 1.4 बिलियन यूरो में ये बात निगोशिएट हुई थी, 1.4 बिलियन यूरो में। आप इसको गौर करिए। लेकिन नई सरकार ने इससे कम कीमत पे निगोशिएट किया 1.3 बिलियन यूरो में। लेकिन कॉस्ट ऐसे एस्केलेट हुआ क्योंकि वहां 1.4 बिलियन यूरो 126 विमानों पर था। तो उस हिसाब से पर एयरक्राफ्ट ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट का कॉस्ट जो है वो 11.11 मिलियन पर एयरक्राफ्ट था। 11.11 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट था। लेकिन चूंकि नई सरकार ने उसे सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही, तो अगर 36 एयरक्राफ्ट पर इस 1.3 बिलियन यूरो को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ करके 36 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट हो गया। आप समझिए। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है कि ये जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ये रिकरिंग कॉस्ट नहीं है।
आपको कोई नई तकनीक या किसी तरह के विमान के एयरफ्रेम या उसके एवियोनिक्स में या उसके सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंज या डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो उसका जो डेवलपमेंट एंड डिजाइन का एक सर्टेन कॉस्ट है, जो कि बाद में अगर आप चाहे एक बनाएं चाहे 100 बनाएं, उसमें मटेरियल कॉस्ट के अलावा कुछ और एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन ये जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो फिक्स है, और इसीलिए इसको आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप उसको, आपने 36 खरीदा तो भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, आप 126 खरीद रहे होते तो भी आपको पे करना पड़ता। इस तरीके से देखा जाए तो जो विमान $91.75 मिलियन यूरो में खरीदा गया था, वो बढ़ करके 127.87 यानी कि 127.86 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट हो गया। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको समझा दिया है, और मुझे लगता है दर्शकों तक ये मैसेज पहुंच गया होगा कि जो टेक्निकलिटीज हैं अगर उसे समझना हो आम आदमी को तो वो कैसे समझे। कई बार क्या होता है कि राफेल डील नाम सुनते ही लोग कहते हैं नहीं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इत्तेफाक से इसी बीच खुशी की बात है कि सदफ जफर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी से, जिनका इंतजार हमें था। सदफ जी, ये तो बात है कि राफेल डील की जरूरत को लेकर के कोई मतभेद नहीं रहा है, इस पर एक कंसेंसस था कि हाँ ये डील बहुत जरूरी थी, लेकिन कीमत एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर आप लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे थे। तमाम तरह की तोहमतें आप लोगों ने सरकार पर लगाई, अब कीमत को लेकर के भी जवाब दे दिया है सीएजी की इस रिपोर्ट में। अभी भी अगर मानने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी, तो क्यों नहीं हम कहें कि सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप लोग। देखिए, सीएजी जो है वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो काफ़ी अजीब तरीके से किया गया है। पहली बात ये, इट इज़ और दिस रिपोर्ट सीम्स टू बी अ कंप्लीट मेयर आई वॉश, यही कहेंगे हम, क्योंकि इट इवन फेल्स टू मेंशन द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। सबसे अजीब बात यह है। दूसरी बात ये आती है कि 19 अगस्त 2018 को हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो 36 एयरक्राफ्ट जो परचेज़ किए जा रहे थे उन्होंने कहा कि वो 9% चीपर है। उसके बाद 29 अगस्त को आता है, अरुण जेटली जी कहते हैं कि इट वाज 20% चीपर। तो आप खुद ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कितना है ये जो गैप बिटवीन 9 to 20%, एक वाइड गैप है, जो वो कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और किस तरह से दे आर पुलिंग आउट दीज फिगर्स, अपनी टोपी में से निकाल रहे हैं ये फिगर्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है। दूसरी बात यह है कि जो फ़िलहाल के सीएजी हैं वो फिनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं मोदी जी के अंडर में, तो एक इनसे कैसे उम्मीद की जाए कि वो इनकी बायस्ड नहीं है ये रिपोर्ट, और ये फिगर्स जो हैं ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है जो पैराग्राफ बी है उसका कई चीज़ें हैं एक्चुअली, जो परफॉर्मेंस गारंटी एंड वारंटी की जो चीज़ थी उसमें जो है वो एक तो आपका डिसेंट नोट था जो डाला जाना चाहिए था, जो सीएजी की रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए था। इनके 3 बहुत मेजर लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर उठाए थे सवाल, एमपी सिंह, एआर सुले और मिस्टर वर्मा, जो उनके जो डिसेंट नोट उन्होंने दाखिल किया था जो कोर्ट में भी है, उसके ऊपर सीएजी खामोश है, उसको संलग्न करना चाहिए था जो नहीं किया है। ठीक है, लेकिन सदफ, बहुत सारे जो आपके सवाल हैं उसका जवाब आपको जानना चाहिए, और उसमें और राहुल गांधी को भी ये जानना चाहिए। वो मुझे लगता है वो जानते भी होंगे, लेकिन पता नहीं वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपने पहली बात तो ये कही कि प्राइसिंग नहीं बताई गई सीएजी की रिपोर्ट में, तो आपको ये पता होगा कि एक इसमें सिक्रेसी क्लॉज है, और जो कीमत है वो ऐसा नहीं कि बताई नहीं जाएगी, उसकी एक कॉपी पीएसी को जाएगी जिसके अध्यक्ष हैं खड़गे जी को ये पता होगा, और उस पे से एक डिडक्टेड रिपोर्ट, उसमें से एडिटेड रिपोर्ट, ताकि उसकी जो सिक्रेसी क्लॉज है उसको भी मेंटेन किया जा सके, वो डिडक्टेड रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी। जाहिर सी बात है उसमें कीमत नहीं बताई जाएगी, लेकिन खड़गे जी को बताया जाएगा, पीएसी उसकी जांच करेगी। ऐसा नहीं है कि जो उसमें बताया गया है वो पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं उनको पता होगी ये बात। पहली बात तो यह, इसलिए आप ये नहीं कह सकती हैं कि प्राइसिंग पब्लिक के लिए है नहीं, पहली बात है। हालांकि ये एक सवाल है कि क्यों नहीं है, उस पर बात करेंगे, लेकिन जो सिक्रेसी क्लॉज है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि क्यों कीमतें बढ़ गई 9%, तो ये अभी थोड़ी देर पहले आपके आने के पहले इस पर चर्चा हो रही थी
कि ये सच है कि ये आप उसी अखबार में छपी हुई खबर है, रिपोर्ट है, जिसको कि राहुल गांधी कोट करते रहे हैं समय समय पे। उसी अखबार में डिटेल से ये बात भी उन्होंने आधी बात कही, लेकिन आधी बात उन्होंने नहीं बताई जनता को। उन्होंने नहीं बताया कि 2007 में आपने इसे निगोशिएट किया था 79.3 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट, जो कि 2011 में आप ही के यूपीए के समय में ये बढ़कर के 100.85 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट हो गया था। आपने नहीं बताया कि ये 4 सालों में ही ये $20 मिलियन का एस्केलेशन कैसे हो गया था। फिर लेकिन जो नई सरकार है 2016 में उसने 9% सस्ता यानी कि 91.75 मिलियन यूरो पर एयरक्राफ्ट के हिसाब से उसने डील की। जो अंतर आया है वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के रूप में है, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है। और ये बात कोई भी आदमी अपने कॉमन सेंस से समझ सकता है कि किसी भी विमान के एवियोनिक्स में, उसके एयरफ्रेम में या उसके वेपनरी में जो चेंजेस होंगे उसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होता है और नॉन रिकरिंग कॉस्ट है, वो रिकरिंग कॉस्ट नहीं होता है। तो आप उसको जब जो कॉस्ट 1.4 बिलियन आपने निगोशिएट किया था, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, जो कि सरकार ने कभी जाहिर नहीं किया है, लेकिन ये चीजें अब धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि 1.4 बिलियन यूरो में आपने निगोशिएट किया था 2011 में, जिसको नई सरकार ने 1.3 बिलियन यूरो में निगोशिएट किया, उससे भी 0.1 बिलियन कम में, यूरो कम में। और लेकिन ये स्केलेट इसलिए हुआ क्योंकि आप 126 विमानों पर उसको डिवाइड कर रहे थे, इसको आप 36 विमानों पर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट स्केलेट हुआ है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहते हैं, जो कि इंडिया स्पेसिफिक जो एनहांसमेंट थे, यानी कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से जो उसमें चीजें जोड़ी जानी थी, उसके हिसाब से वो कॉस्ट भारत सरकार को पे करना पड़ा है। और ये 4 साल 5 साल बाद में भी सरकार ने उससे बेसिक कॉस्ट में 9% सस्ता किया। ये बात भी आपको कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, आप ये नहीं बता रही हैं। रही बात हसमुख आधिया की बात आप कर रही हैं, तो भाई ऐसे तो कोई अधिकारी कहीं भी रहता है और अधिकारियों का काम, वो एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफर होता रहता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार इस निगोशिएशन में हसमुख आधिया का फिनांस सेक्रेटरी के तौर पे क्या रोल था, आपको ये भी बताना चाहिए कि क्या वो निगोशिएटिंग टीम के हिस्सा थे, क्या वो उस डीसीए का हिस्सा थे, जो कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो कि ये तय करता है, जो कि एक तरीके से इसको रेक्टिफाई करता है, क्या उसका हिस्सा थे? नहीं थे। क्या वो सीसीएस का हिस्सा थे, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, क्या हसमुख आधिया उसका हिस्सा थे? अगर नहीं थे तो जिस बॉडी ने जो निगोशिएटिंग टीम है उसका हिस्सा नहीं थे, जिसने उसको हरी झंडी दी डीसीए ने उसका हिस्सा नहीं थे, जिसने उस पर फाइनल मुहर लगाई सीसीएस उसका हिस्सा नहीं थे, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो अधिकारी बायस्ड होगा? यानी कि जो आपके फेवर में नहीं रिपोर्ट देगा वो सब बायस्ड माना जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, भले वो सीएजी ही क्यों ना हो। Why are you talking about Supreme Court? Supreme Court has never been undermined by Congress. 1 2 कहने का मतलब ये है से आपने उसको जो हर तरह की संवैधानिक ये कहे वो सुप्रीम कोर्ट मामले सुन लीजिए पहले, सदफ से बहुत सारे सवाल हैं इसलिए सुन लीजिए। तो जिस तरह से अंडरमाइन किया जा रहा है, अपने लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से बैठाया जा रहा है, जिस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीएजी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन तो उठता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो 3 अधिकारी जिन्होंने डिसेंट नोट लगाया था उसका जिक्र नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए राहुल गांधी अधूरी बात कर रहे हैं, आधी बात करके देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आप भी ये बात तो आप कह रही हैं कि या राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 3 अधिकारियों ने डिसेंट नोट लिखा था, इसको जरा देखा जाए, लेकिन वो उस रिपोर्ट को नहीं दिखाते हैं जिसमें कि बहुमत से 4 अधिकारियों ने उसको खारिज कर दिया था। और क्या लिखा था, क्या आपत्ति थी और क्या लिखा गया और उसका क्या जवाब दिया गया, पब्लिक को यह भी जानना चाहिए। राहुल गांधी ये कभी नहीं बताएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। राजीव वर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्विजिशन मैनेजर थे एयर, अजीत सुले जिसका जिक्र अभी कर रही थी सदफ, फाइनेंशियल मैनेजर एयर, और एमपी सिंह एडवाइजर थे कॉस्ट। जो ये 3 लोगों ने एक डिसेंट नोट लगाया, एक नहीं बल्कि 10 डिसेंट, ये 10 मामलों पे 10 ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर कि इनकी आपत्ति थी। लेकिन वो आपत्तियां क्या थी और उसको कैसे खारिज किया गया या उस पर फिर बाद में कैसे फैसला हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। इस इंडियन निगोशिएटिंग टीम, जिसको INT कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में, इसमें 7 लोग थे और इनसे बड़े अधिकारी भी और इनके समकक्ष अधिकारी भी बाकी 4 थे, जिन्होंने इन सारी आपत्तियों को खारिज किया एक बाकायदा एक लॉजिक के साथ।
उसके पक्ष में एक तर्क तो दिया भी गया। लगाए ना, क्या किसने कौन लगा लोग किया थे? है? कहाँ है वो कौन लोग थे? डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के वो हेड थे। दूसरे लोग जो जिन्होंने इनकी आपत्तियों को खारिज किया, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिफेंस ऑफसेट मैनेजमेंट विंग, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्लान्स। ये 4 लोग ऐसे थे जो कि चूंकि बहुमत से फैसला, अगर किसी भी निगोशिएटिंग टीम में किसी बात पर अगर कंसेंसस नहीं है तो हम जानते हैं कि उसका फैसला बहुमत से होता है, और यहां भी 4-3 के बहुमत से ये फैसले हुए। 10 जो डिसेंट नोट थे उसको खारिज किया गया। उसमें एक चीज ये भी शामिल थी कि इसमें हमें जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि कहां डिसेंट था और कैसे उसको खारिज किया गया। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई 1.4 बिलियन की बजाय 1.3 बिलियन मिल रहा है, लेकिन हमको इसे और निगोशिएट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक यूरो फाइटर, जो कि यूरोपियन यूनियन के डिफेंस कंपनी है, जिसको EBA उस समय रिप्रेजेंट कर रही थी, बाद में एयरबस आज की तारीख में है वो, उसने 20% का डिस्काउंट देने की बात की थी। आपको जानकारी के लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2 एयरक्राफ्ट थे जिसको कि शॉर्टलिस्ट किया गया था। टेक्निकली सारे पैरामीटर पर इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से वो खरे पाए गए थे। उसमें पहला तो राफेल था और दूसरा यूरो फाइटर था। यूरो फाइटर की कीमत उस समय ज्यादा बताई गई थी। जो फाइनेंशियल बिडिंग थी, फाइनेंशियल बिडिंग में राफेल को जीत मिली थी। राफेल ने उसने कम कीमत कोट की थी। बाद में यूरो फाइटर ने उस पर 20% डिस्काउंट देने की बात कही। इन 3 लोगों ने कहा कि उस 20% डिस्काउंट को हमको कंसीडर करना चाहिए और रीनिगोशिएट करना चाहिए, या हमें यूरो फाइटर के बारे में सोचना चाहिए। चूंकि ये आपको समझना चाहिए कि इसका एक गाइडलाइन है, एक सेट पैरामीटर है जिसके आधार पे, जिसको डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर कहा जाता है, DPP, और उसमें एक बातें बिल्कुल लिखी हुई है कि आप कैसे करेंगे। इसके अलावा CVC जो कि विजिलेंस कमीशन है, उसकी भी अपनी गाइडलाइन है कि डिफेंस एक्विजिशन में या परचेजेस में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, कौन कौन से नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो एक बार बिड कर देगा, बिड के बाद किसी भी दूसरे तरह का ऑफर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का हवाला देते हुए 4 लोगों ने उनके डिसेंट नोट को खारिज कर दिया कि नहीं, चूंकि ये DPP और CVC दोनों के गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया होता तो हो सकता है कि ये आरोप भी लगते कि हो सकता है कि आपको यूरो फाइटर की तरफ से, जब उस लोअर बीडर वो था, लोवेस्ट बीडर वो था, तो आपने यूरो फाइटर से कैसे कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि उन पर किकबैक और इस तरह के घूस जैसे कि आरोप लगते ही रहते हैं, आरोप लग सकते थे। सवाल यह है कि ये राहुल गांधी इस देश को क्यों नहीं बताते हैं कि जो डिसेंट नोट था उसको 4-3 के बहुमत से खारिज किया गया। बहुत सारी बातें हैं। राहुल गांधी आधा सच बताते हैं और आधा छुपा कर रख लेते हैं, क्योंकि वो देश को गुमराह करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इससे हम पॉलिटिकल पार्टीज जो और भी हैं उनके भी रिएक्शन समझ लेते हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या बोलेंगे कि अभी भी कुछ बाकी रह गया है इसमें, सिर्फ सियासत करनी है क्या विपक्ष को? मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत साधारण तरीके से बता दूं, रंजीत सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत समय लेकर और काफ़ी अच्छी तरह बताने का प्रयास किया। मैं यहाँ राहुल गांधी या कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मगर इस तरह से मैं बता दूं, क्योंकि जब ये याचिका लगाई गई थी इसके लिए, तो इसमें एक पार्टी हमारे माननीय सांसद महोदय संजय सिंह भी हैं, और जिसको पुनर्विचार के लिए दे दिया गया दोबारा के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैक किया। तो रही बात, अगर आप किसी कंपनी का एक मोबाइल में आम दर्शक की तरफ से बात करूँ, कोई भी आम दर्शक या आम व्यक्ति मोबाइल लेने जाता है किसी कंपनी में, अगर गारंटी उससे नहीं मिलती और कहता है बिना गारंटी के मुझको दे दो, यानी जितनी भी सुविधाएं तुम्हारी हैं, तो वो 1000-1500 रुपये कम कर देगा कि उसको रिप्लेसमेंट वाली समस्या उसकी खत्म हो जाती है। यहाँ पे बार बार ये नहीं बताया जा रहा है कि जिस चीज़ को, जो डील बहुत पुरानी डील थी, 10 साल तक कांग्रेस ने उसको होल्ड पे रखा, 10 साल होल्ड होने के बाद अब जाके इन्होंने उठाने के प्रयास किया और जाके उसको किया, और बताया जा रहा है कि 2.5% इसको कम मार्जिन के हिसाब से किया जा रहा है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं 55% लगभग ये महंगा है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये क्या बात थी, कौन सी ऐसी बात थी जो शीर्ष जो 3 अधिकारी थे जिन्होंने इसके लिए लगाया, क्लॉक लगाया 24/11/2015 को, और लगाने के बाद उन्होंने बेचा रक्षा मंत्री को। रक्षा मंत्री ने 1.5 महीने उस फाइल को रोके रखा,
और जब वित्त सलाहकार के पास वो फाइल जाती है, मात्र 3 दिन के अंदर उससे फाइल वापस मांगा ली जाती है। वो भी इस बात को कहते हैं कि 2-3 चीजें आप कर लो। एक तो फ्रांस की सरकार को इसमें इन्वॉल्व करो, एक एस्क्रो अकाउंट कर दो। ये कौन सी बात, अगर हम मकान भी लेने जाते हैं आम भाषा में बोले तो हम एक दलाल को बीच में रखते हैं ताकि हमारा पैसा जो है कहीं खराब ना हो, हमारा पैसा एक सिक्योर हो। हर तरह से एक आम व्यक्ति, हाँ एक दलाल होना चाहिए। दलाल की आवश्यकता नहीं है इसमें, कि दलाल का मतलब ही नहीं, तो कंपनियां दलाल लगती है, मगर आप उसमें एक तो सजा का प्रावधान आपने खत्म कर दिया। ये किसके कहने पे आपने जो सजा का प्रावधान था उसको खत्म करने का काम किया, पहली बात। और ये इसलिए जो पत्रकार महोदय ये कह रहे हैं, मैं इसी बात को आपके ऊपर लाना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि जो सजा का प्रावधान इसीलिए रखा जाता है कि इसकी किसी प्रकार की दलाली ना हो, टैक्स पेयर का पैसा कहीं फालतू इधर उधर खत्म ना हो। 1.5 महीने फाइल जो रोकी जा रही, तो 3 महीने वित्त सलाहकार के अंदर 3 दिन के अंदर उनसे मंगा ली जा रही है। उन्होंने भी अपनी बात में ये कहा कि एक एस्क्रो अकाउंट खुला दिया जाए, फ्रांस की सरकार के पास वो पैसा भेजा जाए ताकि देश के जो टैक्स पेयर का पैसा उसकी गारंटी हो। उस गारंटी को किनारे किसके कहने पे प्रधानमंत्री अपनी एक अध्यक्षता में बैठक करते हैं और अपनी अध्यक्षता में बैठ के उसको खत्म कर देते हैं। ये 2-3 क्लॉक जो खत्म कर दिए गए, एक आम व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि उसको भी कहीं लेन देन करनी होती है, उसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके पैसे की एक सिक्योरिटी हो। वो सिक्योरिटी भारत सरकार ने नहीं की, इसी की आपत्ति है। कम ज्यादा ये सवाल हो सकता है समय ये सवाल महत्वपूर्ण है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। और रजनीकांत मणि त्रिपाठी, ये एक बड़ा सवाल रहा है और ये इसमें मैं भी बताना चाहता हूं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको समझिए, पहले फैक्ट्स को समझिए, उसके बाद जो सवाल उठते हैं उसको सवाल को जरूर किया जाना चाहिए। इसके पहले जो सरकार थी, यानी कि यूपीए सरकार ने जो डील नेगोशिएट की थी, उसमें एक बैंक गारंटी की बात थी, यानी कि इस डील के बाद एक बैंक गारंटी के तौर पे दसॉ एविएशन देगा। उस बैंक गारंटी को सरकार लिक्विडेट कर सकती थी, भारत सरकार लिक्विडेट कर सकती थी अगर ये जो डील के हिसाब से अगर डिलीवरी नहीं हुई तो, यानी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट या किसी और तरह के जो पैरामीटर्स पे अगर एक खरा नहीं उतरता विमान, तो वो उस गारंटी को लिक्विडेट कर सकती थी पनिशमेंट के तौर पे। एक तरीके से ये एक बड़ी चीज थी, लेकिन इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। ये इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट हुआ दोनों सरकारों के बीच, इसमें एक नई चीज जोड़ी गई। उसमें सिर्फ इस बात की तस्दीक की गई है, इस बात की गारंटी ली गई है कि अगर किसी तरह का फॉल्ट पाया जाता है या किसी पैरामीटर्स पे विमान खरा नहीं उतरता है, तो दसॉ एविएशन और भारत सरकार एक आर्बिट्रेशन में जाएंगे। वो एक आर्बिट्रेशन में जो फैसला होगा, यानी जिसके पक्ष में फैसला होगा, अगर वो दसॉ एविएशन के खिलाफ फैसला जाता है तो फ्रांस की सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो पेनाल्टी पे करे दसॉ। ये बात अब जो नई डील है उसके हिसाब से अब ये है। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है, ये मानना है कि चूंकि बैंक गारंटी अब नहीं है, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट था, तो उसके आधार पे इसकी कीमत को और निगोशिएट किया जा सकता था और कम किया जा सकता है। एक डिबेट का विषय है कि इन दोनों को कैसे देखा जाए। रजनीकांत मणि त्रिपाठी, देखिए, जितने भी दाम कम करने के प्रयास हो सकते थे उसको हमारी सरकार ने किया। और दूसरी बात, एक ये कहना कि कोई मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन जो हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं वो भी एक प्रकार की गारंटी होती है कि अगर आपकी ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो हम इसके लिए सक्षम न्यायालय में आर्बिट्रेशन में जाएंगे और वहाँ से इसको निर्णित कराएंगे। अगर हम ये भी करते, जो बैंक गारंटी की बात होती है, अगर बैंक गारंटी को भी लगाते तो भी बाद में उस चीज़ को हल करने के लिए हमको किसी न किसी सक्षम न्यायालय में ही जाना पड़ता। तो उस चीज आप यूनिलैटरली आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। हाँ, तो उस चीज को समाप्त करते हुए सरकार ने सीधे कह दिया कि हम इसके लिए आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो हमारा अगर हमको माल वो खराब देते हैं तो हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से तय कर लेंगे उस चीज को, और उनको जो सजा उसके बदले मिलेगी वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? फ्रांस की सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो पेनल्टी पे करे। ये क्लियर कट। आशीष चतुर्वेदी, मुझे लगता है इससे ज्यादा समझा पाएंगे। हाँ रंजीत जी, एक सेकंड मैं बता दूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है सर, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मैं आऊंगी फिर से आपके पास, मैं फिर से बार-बार ये बात कहते हैं आशीष सरकार
भारत रंजीत जी ने जो बातें कही, आशीष चतुर्वेदी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर राफेल डील किसी को समझ नहीं आया, ये बता दे, जितनी बातें आपने आप लोगों के साथ अगर इसके बाद भी अगर किसी को राफेल तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो आदमी समझना आना चाहिए। आप लोगों को राफेल का समझ में आने की जरूरत है ना सर। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं आरोप होता। नहीं Facts आप लाके लग रहा रखने है आप इनकार कर दीजिए। क्यों बच रही है जेपी? एक एक पॉइंट पर मुझे नहीं लगता कि सबसे अधिक, अगर रंजीत जी ने जो बात कही है। एक मिनट, अब बात आगे बढ़ाते हैं। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका आकलन क्या कहता है कि कुछ आधार राहुल गांधी भी बता रहे हैं, कुछ आधार सीएजी की रिपोर्ट में है, जनता कैसे देखे इसे? देखिए, अगर मैं उसे एक रक्षा के नज़रिए से देखूं तो चर्चा होनी चाहिए थी कि अगर 125 विमान की ज़रूरत है तो 36 विमान क्यों? पहली चीज़ तो वो आती है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और ज़रूरत आज हम सबको पता है कि एयरफोर्स के जो हमारे जो फाइटर विमान हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आउटडेट हो रहे हैं, इसलिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि 126 विमान जो हैं वो ख़रीदे जाएं, लेकिन अभी केवल 36 विमान ही खरीदे गए हैं, जो कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है। दूसरा कंसर्न ये था कि जो कोलैबोरेशन जो किया गया है रिलायंस के साथ, वो फिर एक बार मन में सवाल उठाता है, क्या रिलायंस ने आज से पहले देश के लिए कोई भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करी है? नहीं करी है। तो हम एक फाइटर जेट का कोलैबोरेशन एक ऐसी कंपनी को दे रहे हैं जिसने इससे पहले कभी कुछ बनाया नहीं है इस तरीके का। हम आमतौर पे जब भी कोई चीज़ किसी को देते हैं काम, तो हम उससे हमेशा उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर रेलिवेंट फील्ड में पूछते हैं, जो कि इस पे नहीं है। तीसरी चीज़ थी इसका प्राइस। बहुत सी बातें हो रही हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये रिपोर्ट, इसका हवाला, उसका हवाला। एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट ये आखिरी नहीं है, इसके आगे भी सरकार ये रहे दूसरी रहे, खरीदे जाएंगे, आगे भी होगा। तो प्राइस जो है इट शुड बी इन पब्लिक, क्योंकि पैसा ना तो जेटली जी का है, ना मोदी का है, ना राहुल गांधी का है, वो टैक्स पेयर का है। और जो टैक्स पेयर है वो जानना चाहता है कि भाई साहब आपने मेरे पैसे लिए, आपने क्या खरीदा, कितने में खरीदा। सिक्योरिटी कंसर्न की जहाँ तक बात होती है, वो उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो जग जाहिर नहीं किए जाते, लेकिन बहुत से अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे, क्योंकि वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी उसमें उसकी रेंज क्या है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी करती हैं। आशीष चतुर्वेदी, मेरा एक सवाल है। आशीष चतुर्वेदी, राहुल गांधी ये तो कहते हैं हर बार कि ये 30,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने हमारे टैक्स पेयर के जेब से निकाल करके और अनिल अंबानी को दे दिया। राहुल गांधी किस तरह का गणित पढ़ते हैं, किस तरह का कैलकुलेशन करते हैं, ये भी उनको बताना चाहिए ना कि ये 30,000 करोड़ के आंकड़े पे वो कैसे पहुंचे। 59,000 करोड़ की पूरी डील है, उसमें तीन कंपनियां इन्वॉल्व हैं। ये सबको ये फैक्ट बताना चाहिए। आप भी फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं ना आशीष चतुर्वेदी। उसमें 3 कंपनी फ्रांस की इन्वॉल्व है, उसमें दसॉ है, उसमें थेल्स है और उसमें साफरान है। 3 कंपनियां हैं, उन 3 कंपनियों में ये डील डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो यानी कि उनको जितना भी पड़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो 59,000 करोड़ है उन 3 कंपनियों को जाना है। पहली बात, इन 3 कंपनियों के ने इसका 50% ऑफसेट के रूप में भारत में उसे री-इन्वेस्ट करना है किसी तरीके से। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूं आपको। आप राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस ऑफसेट पार्टनर में 85 से ज्यादा कंपनियां हैं। वो सिर्फ अकेले अनिल अंबानी की कंपनी नहीं है, इन सारी कंपनियों के, इन तीनों के कम से कम 20-20, 30-30 ऑफसेट पार्टनर है, जिसमें डीआरडीओ और महिंद्रा डिफेंस तक शामिल है। और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका नाम राहुल गांधी कभी नहीं लेते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उस आधे पैसे में से और वो किसी को पैसा दिया नहीं जाना है, राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो वो बहुत सफेद झूठ बोल रहे होते हैं कि 30,000 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे अनिल अंबानी के खाते उसमें डाल दिए पॉकेट में। भाई ऑफसेट का मतलब क्या होता है ये देश को जानना चाहिए, और आपको भी, आप लोग जैसे विशेषज्ञों को बताना चाहिए कि ऑफसेट का मतलब ये है कि ये दोनों कंपनियां, जैसे जो दसॉ एविएशन है और रिलायंस डिफेंस है, ये दोनों मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर शुरू करेंगे, जिसको यहां ड्राल के रूप में जिसकी शुरुआत हुई है, एक मिनट, ड्राल के रूप में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यहां जो चीजें बनेंगी वो उसको खरीदेंगे या जो सर्विसेज देंगे, वो विमान नहीं बना रहे पहली बात, क्योंकि ये फ्लाई अवे कंडीशन में आ रहा है। पूरे हथियार, पूरे सबसे लैस ये विमान आ रहा है, यहां उसका एक पुर्जा भी नहीं बन रहा है। यहां चाहे वो उसके बाद में सर्विसिंग होगी या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी उसके बारे उसमें पे करेगी
दसॉल्स को, यानी कि जो पे करेगी वो 85 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो 50, तो फिर वो 30,000 करोड़ किसी एक कंपनी के खाते में जाने की बात कैसे हो गई? जब ड्राल एक ज्वाइंट वेंचर है तो यानी कि मतलब जो भी पैसे आएंगे वो दो कंपनियों के होंगे, दसॉल्ट के भी होंगे और रिलायंस के भी होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, वो एक सर्विस के अगेंस्ट आएगा। और तीसरी बात है कि ये जो 30,000 करोड़ या 25,000 करोड़ ऑफसेट में आ रहा है वो 85 कंपनियों में बंटना है। उसको आप कैसे करें कि 25,000 करोड़ आप अनिल अंबानी के खाते में डाल दे रहे हैं? मतलब आप झूठ बोलिए, लेकिन ऐसा ब्रेजन लाई ऐसे तो बात नहीं होती। रंजीत जी, इतना झूठ अगर है हाँ। तो सच को सच करने के लिए जेपीसी नहीं, का ये गठन ऑन करने से रिकॉर्ड है, क्यों भाग रही है? सदा पे ऑन रिकॉर्ड है। इसके ऑन लिए किसी को रिकॉर्ड में जेपीसी के गठन से क्यों भाग रही है? किसी को डिफेंस पहली एक्सपर्ट बात, होने की जरूरत so नहीं much for है। make in India। ये पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक डोमेन में है कि फ्रांस की ये अच्छा, विजय उपाध्याय क्या सोचते हैं ये भी हम जान लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, जबकि आपने ठीक है, को लगातार ठीक किया है मैम, फैक्ट्स पर हम बात कर लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, आपने जो फैक्ट्स अभी तक इस मामले में ऑब्जर्व किए हैं, क्या कहते हैं वो? नहीं, रंजीत जी ने जिस तरीके से पूरे मामले को जितनी बारीकी से, शायद मीडिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी चैनल पर इस देश में, जो राफेल के सौदे पे इतना बारीकी से और एक एक बिंदुओं का जो विश्लेषण रंजीत जी ने रखा है। मैं तो पहले मैं पत्रकारिता के लिहाज से रंजीत जी को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया और इसके लिए इनको बहुत मेरी बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं कि आगे ऐसे ही मसलों में इस तरह से बारीकी से विश्लेषण करें। कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो चीज़ें कह रहे हैं। देखिए, हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे हर चीज़ पे सवाल उठता है। एक कहावत है ना कि एक आदमी गधे के साथ जा रहा था, उसका बेटा साथ में था, तो लोगों ने कहा कि देखिए गधा है लेकिन बेटे को गधे पे नहीं बैठाया। आगे गया तो गांव वालों ने कहा देखिए बेटे को बैठाया, खुद नहीं बैठा, खुद भी बैठ गया। अगले गांव में गया तो लोगों ने कहा कि अरे दोनों बैठे हुए, गधे बेचारे का ख्याल ही नहीं रखा। तो ये कहानी इस देश में है। इस तरह की हम सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक लाभ क्या होने वाला है। आखिर इस देश में जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरह के एयरक्राफ्ट खरीदने की? हम बना क्यों नहीं सकते? क्यों 70 साल में एचएएल की हम बहुत बात करते हैं, एचएएल का इंडिजिनस प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट बता दीजिए। तेजस प्रोडक्ट आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। 83 से वो लॉन्च हुआ। राहुल गांधी को बताना चाहिए। रंजीत जी, हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, 25 साल डिले, उस समय कहा गया कि एचएएल बनेगा एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जी, वही तेजस जिसका नाम आज की बाद में तेजस नाम रखा गया। हाँ। और वो अभी भी बन रहा है। अभी वो अभी उसमें है, उसका चेक किया जा रहा है कि काम लायक है कि नहीं, वायुसेना प्रयोग करेगी नहीं। एक महीने में मिग के 3 हादसे हुए। वो डी ग्रेड का एयरक्राफ्ट है। मैं बता दूं, गया गुजरा, एयरफोर्स लेने को तैयार नहीं है। वो डी ग्रेड का एयरक्राफ्ट 3 मिग अभी गिरे हैं। 3 मिग गिरे हैं। मिग 1970 के दशक में जब रूस की सेनाओं ने अपने यहां से उसको हटा दिया, तब हमने खरीदा। इसके बाद मिराज हमने खरीदा और सुखोई खरीदा। क्या हालत है, कितने विमान बन रहे हैं, हम अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। 2 पायलट हमारे स्क्वाड्रन लीडर बेंगलोर के एचएएल की पट्टी पे गिर गए, उनकी डेथ हो गई वहां पे। भाई 2002 से इस एमएमआरसीए के लिए, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए आपने इसकी शुरुआत हुई 2002 में। आप 2014 तक आप निगोशिएट कर रहे थे। आपको अगर जरूरत थी और आप कह रहे हैं कि ये सस्ता 12 साल आप एक फैसले को आप अभी आप सवाल उठा रहे थे कि क्या वजह थी कि जिसको आपने 1.5 महीने तक रोके रखा उसने 3 दिन में पास कर दिया। क्या राहुल गांधी से नहीं पूछा जाना चाहिए? पास नहीं कर दिया, 12 साल तक फाइल वापस मंगा ली गई, जबरदस्ती, जबरियन मंगाएगी सर। अच्छा, जो सौदा हुआ था उसमें 18 एयरक्राफ्ट मिलने थे बने बनाए हालत में, बाकी इस देश में कहा गया था असेंबलिंग होगी। हाँ। आपको अगर जैसा विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, हम बहुत असुरक्षित माहौल में हैं, तो 18 मिलेगा तो फिर उसके बाद बनेगा, कब बनेगा, एचएएल बनाएगा तो उड़ेगा कि गिर जाएगा, कौन जानता है इस बात को। और एचएएल की जो अपनी एचएएल बनाएगा तो उड़ेगा कि गिर जाएगा, ठीक है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। सवाल बड़ा है, सदा को खड़ा नहीं कर पाए, सच है। आपने एचएएल को ऐसा ही 3rd ग्रेड का आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा तीसरे दर्जे का, जो एयरक्राफ्ट बनाएगा तो उड़ेगा कि गिर जाएगा। हम राष्ट्रवादी होने का ढोंग नहीं
कर सकते। हम ये सिर्फ अंबानी और अडानी की हम राष्ट्रवाद भोग नहीं कर सकते जो कि एचएएल बनाएगा तो दुनिया का सबसे शानदार प्रोडक्ट होगा। ये हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जो एलसीए बनाने में एचएएल 20 सालों में नहीं बना सकते, उससे आप दुनिया का सबसे अच्छा बनाना चाहते हैं। ठीक, ब्रजेश जी का पक्ष जान लेते हैं, उसके बाद सदफ में आपके पास आऊंगे, फिर आप सफाई दीजिएगा। विजय उपाध्याय मैं आऊंगा। मैं 1 मिनट के सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि ये डीआरडीओ दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी सबसे शानदार डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहना बहुत अच्छा लगेगा कि एचएएल को नहीं, एचएएल को क्यों नहीं दिया? एचएएल अगर बना रही है, अगर इतना ही शानदार बना, 1 मिनट, अगर इतना ही शानदार एचएएल काम कर रही होती तो 30 साल में तेजस को क्यों नहीं उड़ा पाई? क्यों नहीं उड़ा पाई तेजस को? अच्छा नहीं स्टेशन बेचे दे रहे हैं आप। मेक इन इंडिया क्या मतलब है? एचएएल को सरदार पटेल की मूर्ति आपको चाइना से मंगानी पड़ रही है, आपको रफेल लेना पड़ रहा है, बाहर से लेना पड़ रहा है। ठीक है ब्रजेश जी, आज भी विदेश पर डिपेंडेंट है, अपनी कंपनियों को काट के बाहर की कंपनियों को लाने का काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी की भी बात सुन ले, उसके बाद मेरी बारी है। उसको 1.5-2 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए एचएएल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 4 जहाज साल भर में प्रोड्यूस करने की। 36 रफाल 9 साल ले लेगा। सिक्योरिटी सीन तब से 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ चला जाएगा चाइना और पाकिस्तान में। मैं 2-3 बातें रख दूं। पहला तो ये देखिए कि मैं पूरे के पूरे मामले को देख रहा हूं पिछले जब से ये मामला उठा हुआ है। राहुल गांधी जी के राजनीति के विषय में बताऊं कि मनमोहन सिंह कैबिनेट के करप्शन के बिल को उन्होंने पब्लिकली फाड़ा था प्रेस के सामने। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। तीसरा था सीएजी की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। ये 3 ब्लैटेंट एग्जाम्पल्स हैं। मैं बताऊं झूठ कौन कौन से हैं। पहले राहुल गांधी ने कहा कि सीसीएस का अप्रूवल नहीं लिया, बाद में पता चला कि सीसीएस का अप्रूवल है, तो अब ये नहीं बताते कि उन्होंने झूठ बोला था। फिर कहा डीएसी का अप्रूवल नहीं है, तो पता चला डीएसी का अप्रूवल है, तब कहते हैं कि भाई उसको भी नहीं स्वीकार करते। एयरबस की ईमेल को रफाले की ईमेल बता करके परसों खड़े थे, तो पता चला अब वो एयरबस की ईमेल है, तो उसको नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। चौथा झूठ बोला, हिंदू के आर्टिकल को कोट कर दिया, वो क्रॉप्ड लेटर था। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे अंबानी के शेयर की, तो बहुत बढ़िया बात आपने कही, 59,000 करोड़ की डील है और 49% अगर उसमें हमारा है, 51% हमारा है, तो अंबानी को 7 या 8,000 करोड़ से ज्यादा का उनका शेयर नहीं बनता। और एचएएल का रोल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एचएएल की मैक्सिमम कैपेसिटी साल भर में 4 जहाज प्रोड्यूस करने की है। 36 रफाल के लिए 9 साल लग जाएंगे असेंबल करने की। हाँ, और सुनिए मैं बता रहा हूं, कॉस्ट की बात करिए 2.86% चीपर है और 5 महीने पहले कंपेयर्ड डिलीवरी 5 महीने पहले आपके चैनल ने खुद दिखाया। आधे सच से पूर्ण झूठ का निर्माण करने का जो काम राजनीति में चल रहा है, इसकी निंदा होनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और जहां तक इस डिबेट में और बातें उठी, जैसे कि भाई रिलायंस को क्या डिफेंस का एक्सपीरियंस है, तो हमारे मित्र को यह जानना चाहिए कि रिलायंस के डिफेंस एक्सपीरियंस को यूज नहीं किया जा रहा है। उसमें पेंच है, प्लास्टिक है, कारपेट है, दुनिया भर के सामान है, उसके लिए ऑफसेट सप्लाई होती है। वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए नहीं होती, उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये बात आपको देश को बताना चाहिए। और सुनिए, मैं बता रहा हूं आपने जब रिलायंस की बारी आई तो आपने कारपेट गिरा दिया, मतलब राफेल में जो कारपेट लगेगा वो लगाने के लिए दिया है। देश की सुरक्षा की बात आ रही है, नहीं किया, वैसे कांग्रेस ने किया। सुरक्षा की खुलासा कर दीजिए देश को। ब्रजेश मिश्रा जी, आप ये बताइए, हमारा प्रधानमंत्री के बार-बार इस बात को कह रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया कहां पे है भाई? अरे भाई मेक इन इंडिया देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। नॉट मेड इन अ डे। आपने मेक इन इंडिया को आप लोग फेल करने में लगे हुए हैं। मेक इन इंडिया को आप जैसे काम कर रहे थे, डोंट स्पीक लाइक, साल तक आपकी सरकार कर रहे थे। डोंट फ्रस्ट्रेट मेक इन इंडिया। इनकी हालत ये, मेक इन इंडिया का टाइगर जो है वो लायन है, वो भी चाइना से बन के आया है। वो तक कोई सुल्तानी नहीं है। सुरक्षा से जुड़ी बातें हैं, इस पे बहुत गहन विचार कीजिए। यू आर इन नेगेटिव अपोजिशन। जी जरूर। आशीष जी भी कुछ कह रहे हैं ब्रजेश जी की बात पर। आशीष जी हाँ, देखिए दिक्कत क्या है इस देश में, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जब ठेकेदार आते हैं टेंडर डालने, तो बैठ के अधिकारी और नेता, संबंधित विभाग का मंत्री उनसे कमीशन सेट करता है, कितना % दोगे। और कई बार स्टेट ऑफ द आर्ट के नाम पे कैबिनेट से फैसले ले लिए जाते हैं और 2,500-3,000 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में अभी मामला दो मामले सामने हैं, चाहे आप स्मारक घोटाले को ले लीजिए, चाहे आप रिवर फ्रंट के ले लीजिए, जहाँ 2,500 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट क्लीन चिट आ चुकी है सर, चप्पल डस्टबिन का दोनों में क्लीन चिट आ चुकी है सर। सरकार में हो रहा है और कमिश्नर के स्मारक घोटाले में लोकायुक्त ने 14 क्या बात कर रहे हैं सर, ठीक है, आपको पता नहीं रिवर फ्रंट के ऊपर 4 कमेटियां बनी, 4 आपको पता नहीं ना, जहाँ तक सूचना अभी देश की जनता नहीं भूली आपका ईडी जुटा तो है, क्या निकल पा रहा है, निकल नहीं पाएगा। झूठ बोलने की आदत छोड़िए, सच्चाई को स्वीकार करिए और देश की जनता के साथ खड़े होइए ईमानदारी के साथ। ये तय हो गया कि राफेल में राहुल फेल है, इसको पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही है। चोर है। आशीष चतुर्वेदी, आप नहीं, उनका कुछ अलग मत है, एक सेकंड, उनका कुछ अलग मत है, उन्हें भी सुन लीजिए। आशीष चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, अरे वो सरकार आपके पास है, जनता 12 साल तक तो कांग्रेस कमीशन नहीं तय कर पाई, नहीं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स पेयर के पैसा सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, मोदी जी सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। कौन कह रहा है? कौन सरकार अपनी जेब से पैसा देती है? रजनीकांत सरकार आपकी पार्टी भी क्या अपनी जेब से कोई काम करती है? देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम होता है तो वो ईमानदार जो हमारे टैक्स जाता है उनके टैक्स से होता है। हर सरकार को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। एक बात और रह गई जो नहीं कही गई है, इसका जवाब दे। सारे पैसे टैक्स पेयर का पैसा अगर कहीं लग रहा है, चंदे से बना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के चंदे से बना है। ठीक है, रहना चाहिए। दलाल के तौर पर ये बार बार बात को दलाल को लगा रहे हैं। देखिए एक एंगल और भी है, जब ये 2 क्लॉक लगाए गए थे रजनीकांत जी कि वहां की सरकार को आप गारंटर के तौर पर रखा, जब वित्त सचिव इस बात को बार बार कोट कर रहे हैं, आप उसकी बात मान लेते, अपने अधिकारियों की बात आप जरा उच्च न्यायालय की बात मान लेते, उच्च न्यायालय की बात मान लेते, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानते, और हम वित्त मंत्री की बात मान ले या वित्त मंत्रालय की बात मान ले। रजनीकांत जी दोबारा पुनर्विचार के लिए गई हुई है, भारत की सुरक्षा को लेकर के के मामले में पिछड़ गई है झूठ मूठ का। ब्रजेश मिश्रा क्या मैं ये कह रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट मैं बता दे रहा हूं कि इस बात अब इस एंगल से सोचना पड़ेगा देश को कि अंतरराष्ट्रीय जो आर्म्स लॉबी है जो बिना कमीशन के काम नहीं करती न करने देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कहीं रुपए पैसे बांट करके डील को फेल कराने की योजना बनाई हो, भारत की सुरक्षा के साथ खेल हो रहा हो। सदफ इसकी जांच होनी चाहिए। सदफ जिस तरह से ये बात की जा रही है और जिस तरह से इसकी जांच हुई है वो टोटली क्वेश्चनेबल है। इसको मुझे लगता है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। हम राइट फ्रॉम द बिगनिंग कह रहे हैं, हो सकता है कि आपका कहना सही है, अगर ये मानना है, अगर आप चाहते हैं कि हम कन्विंस हो जाएं, देश की जनता कन्विंस हो जाए तो जेपीसी का गठन कराइए। ठीक है, तो आशीष चतुर्वेदी, देखिए बहुत देर से बहस चल रही थी, लेकिन कोई कह रहा है ये गलत है वो गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से सब चीजें साफ हो सकती हैं अगर वो सिर्फ कीमत बता दें कि ये इतने में खरीदा है। अपने आप राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, मित्र नहीं कीमत कभी से नहीं जुड़ी और आज की नहीं है, कीमत नहीं बता रहे हैं, सारे इक्विपमेंट्स पे होती सिक्रेसी क्लॉज, कितने नाम गिना ले उससे कोई फर्क नहीं। 2016 की नहीं है वो। हमारे पास समय इतना ही था, हमारे पास इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। एक बात जिस पे मुझे लगता है कि जिसे समझने की जरूरत है कि अगर इतनी बहस हो रही है किसी बात को लेकर तो ठीक है, ये तो माना जा सकता है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट की टेक्निकलिटीज है, स्पेसिफिकेशन है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरी डील कितनी की थी ये जानना भी मुझे लगता है कि इस देश के नागरिकों का हक है, क्योंकि अंततः पैसा उनका है और इतना बताने में कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई सिक्रेसी क्लॉज का इशू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वैसे इस देश में बहुत सारी सक्षम एजेंसियां हैं और राहुल गांधी को कभी कभार उन पर भी भरोसा कर लेना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट और सीएजी भी है। राहुल गांधी ये भरोसा करना कब सीखेंगे? प्रधानमंत्री बनने के बाद? मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तमाम आरोपों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद सुप्रीम कोर्ट जैसी कुछ संस्थाएं हैं जिस पर भरोसा करना जरूरी है। राहुल गांधी को शायद ये बात
देर से समझ में आएगी। आज बहस में इतना ही, आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेट द कंट्री डिसाइड, जनता डिसाइड करे। नरेंद्र मोदी के साथ मैं कहीं भी किसी भी समय राफेल पे डिबेट करने को तैयार हूं। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला।